हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देख रहे हैं टेंस के बारे में देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम टेंस के बारे में जाने थे। ये जो टेंस पढ़ रहे हैं हम, ये प्लेन टू पैरामाउंट जो बुक है उससे ही हम आपको बता रहे हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग देखे थे प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर सिंपल पास्ट देखे थे और सिंपल फ्यूचर देखे थे। सिंपल प्रेजेंट में क्या देखे थे कि कोई घटना जो हम लोग डेली करते हैं, जो नियमित करते हैं और जो सार्वभौमिक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सारे कार्य को हम प्रेजेंट में रखते हैं। पास्ट में क्या हुआ, जो घटना बीत गया उसको हम पास्ट में रखते हैं। और फ्यूचर में क्या हुआ, जो आने वाली घटना हो उसको हम फ्यूचर में रखते हैं। प्रेजेंट में हम क्या लिखे थे कि सब्जेक्ट के साथ डू डस लगता है। पॉजिटिव वाक्य में हम क्या बोले थे कि सब्जेक्ट रहेगा। पॉजिटिव वाक्य में था कि सब्जेक्ट के साथ भी1 लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। और निगेटिव वाक्य में क्या बोलते थे, डोंट लगता है। तो सब्जेक्ट प्लस भी1 लगेगा कब, जब प्लूरल फॉर्म में हो, जब प्रोनाउन क्या हो, प्लूरल में हो, यानी सब्जेक्ट क्या हो, जब प्लूरल हो। प्लूरल करने का मतलब आई बी दे यू हो। और जब सिंगुलर है तो उसके साथ भी1 के साथ एस या ईएस लगता था पॉजिटिव में, और निगेटिव में डस नॉट लगता था। क्वेश्चन टैग हम बनाते थे प्लूरल वाले को सिंपल प्रेजेंट में डू के साथ शुरू करके, और यही जब सिंगुलर रहता था तो हम डस से शुरू करते थे, और निगेटिव वाले शब्द में नॉट लगाते थे। तो ये सारे हम पिछले क्लास में देख लिए थे। और इसी तरह सिंपल पास्ट में डिड लगाते थे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हुआ, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। और डिड नॉट लगाते थे निगेटिव वाले वाक्य में। तो ये हुआ ये पास्ट का वाक्य हुआ। फिर हम फ्यूचर भी देखे थे। तो फ्यूचर के बाद हम आगे देखते हैं, कंटिन्यूअस देखे थे। आगे हम बढ़ते हैं दोस्त। आगे जो हमारा क्या है कि निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जो निकट भविष्य में, जैसे आने वाले भविष्य में कोई कार्य को व्यक्त करना है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वो लिखें, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मतलब कि आज नहीं, आने वाला दिन में हम क्या करेंगे, मुंबई जाएंगे। तो ये इसको कौन सा वाक्य में लिखेंगे, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आई एम गोइंग, कंटिन्यूअस रहेगा, वहाँ ING फॉर्म लग जाएगा। तो ये इसका देखिए स्ट्रक्चर होता है। पॉजिटिव वाक्य में सब्जेक्ट रहेगा इज एम आर, क्या होता है सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस भी1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये मेन स्ट्रक्चर हुआ पॉजिटिव सेंस के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। कौन सा टेंस का, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। और जब निगेटिव रहेगा स्ट्रक्चर, जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें लगेगा सब्जेक्ट लगेगा इज एम आर लगेगा, प्लस नॉट लगेगा, प्लस भी1 लगेगा, प्लस ING लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। जो पॉजिटिव वाक्य में जो सेंटेंस को हम जिस स्ट्रक्चर में लिखे हैं, ठीक उसी में नॉट लगाकर हम निगेटिव वाक्य को बनाते हैं। तो ये हुआ कंटिन्यूअस का बात था। तो हम कंटिन्यूअस में पॉजिटिव सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी1, उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट लगता था। और निगेटिव वाक्य में इज एम आर प्लस नॉट लगकर भी1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लगता था। अगला क्या है, सब्जेक्ट इजेंट भी लगा सकते हैं। यदि आप नॉट नहीं लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट निगेटिव लिखना चाहते हैं, तो आप सब्जेक्ट के साथ इजेंट लगा सकते हैं, या इजेंट आरेंट और एम नॉट। ये सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के अनुसार इज लगाइएगा, आर लगाइएगा, एम नॉट लगाइएगा। उसके बाद भी1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारे एक तरह से सूत्र है। जिस तरह मैथ बनाते हैं उस तरह फार्मूला एक तरह है। इसका क्वेश्चन टैग किस तरह बनाइएगा, ये देखिए। जब क्वेश्चन रहेगा तो आप कंटिन्यूअस वाले टेंस में जब क्वेश्चन बनाने का रहेगा तो आप उसके हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाइएगा। तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आप या तो इज से शुरू कीजिएगा, या एम से साथियों, या आर से। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद भी1 प्लस ING यानी V4 आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। या तो इज एम आर प्लस, यदि निगेटिव वाले वाक्य हो तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा, फिर भी1 लगेगा, फिर ING लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। यानी कहने का मतलब है कि निगेटिव वाले वाक्य में आपको नॉट लगाना है, पॉजिटिव वाले वाक्य में सीधे
सब्जेक्ट के साथ V1 लिख दीजिएगा। यदि आप नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो इजेंट लग सकते हैं, आरेंट लग सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, फिर V1 लगता है प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारे क्या हुआ, क्वेश्चन टैग बनाने का प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले वाक्य में इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। यहाँ पर देखिए आई एम नॉट का कोई कंट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन टैग में आरेंट का प्रयोग होता है। कहने का सेंस है कि आई एम नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट विरोधाभास में यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग में आरेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए आई एम फाइन, तो आरेंट आई एम नॉट नहीं लिखकर आरेंट आई लिखें तो इज एम आर का प्रयोग देखते हैं। जैसे इज का प्रयोग कहाँ करेंगे, ही सी इट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सिंगुलर है। नेम हुआ, सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट क्या है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो आई के साथ करते हैं साथियों। और आर का क्या करते हैं, यू के साथ, बी दे ऑल प्लूरल के साथ, यानी यू क्या प्लूरल हुआ, सेकंड पर्सन का प्लूरल हुआ। बी हुआ फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, बी हुआ फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हुआ, और दे हुआ थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म। तो ये सारे के साथ हम आई का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, जैसे बोलो लिखा है माई फादर इज़ वर्किंग इन ए बैंक एंड माई ब्रदर इज़ स्टडिंग इस ए स्कूल। तो इन ए स्कूल इसको सही करना है, तो ये देखिए माई फादर इज़ वर्किंग इन ए बैंक, तो इस, तो यहाँ गलत सेंटेंस है, इस पर कि यहाँ पर होगा माई फादर वर्क्स इज वर्किंग इन ए बैंक एंड माई ब्रदर इज स्टडिंग इन ए स्कूल। तो यहाँ माई फादर है तो इसके लिए V5 लग जाएगा, सिंपल प्रेजेंट इन ए बैंक, एंड माई ब्रदर्स स्टडीज V5 लगा इन ए स्कूल। यानी जब वाक्य रूटीन हो, जब वाक्य क्या हो, रूटीन हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग न करें, बल्कि क्या करें, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करें। जब वाक्य क्या हो, रूटीन हो, जैसे आप यहाँ प्रश्न ये था, सेंटेंस था माई फादर इज़ वर्किंग इन ए बैंक, तो यहाँ इज़ वर्किंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक रूटीन काम है, आप डेली रूटीन कर रहे हैं, कि आप जो बैंक में कार्य जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपका ये प्रोफेशन है, मतलब आप डेली इस ये कर रहे हैं। तो ये माई फादर इज़ वर्किंग ना होकर वर्क्स हो जाएगा, यहाँ प्रेजेंट का वाक्य होगा, क्योंकि प्रेजेंट में क्या होता है, डेली हैबिट वाले एक्शन को हम रखते हैं। और इसी तरह यहाँ इज़ स्टडिंग इन स्टडिंग आप कर रहे हैं तो रेगुलरली कर रहे हैं, यानी रूटीन वाले आप कर रहे हैं। तो यहाँ स्टडीज़ इज़ स्टडिंग नहीं होकर क्या होगा साथियों, स्टडीज़ होगा, तो यहाँ स्टडीज़ से सही आंसर होगा। लेकिन ये वाक्य क्या था, जब रूटीन वाले हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए ही रूटीन एक्शन रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे ये रूटीन एक्शन हुआ, एक लिमिट टाइम पीरियड सेट कर दिया जाए। जैसे ये जो फादर वर्किंग इन ए बैंक, ये जब कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं, ये डेली रूटीन के आधार पर है, लेकिन यही रूटीन एक्शन में क्या हो, जो अवधि टाइम सिमिट कर दिया, जैसे फ्रॉम 1 जुलाई टू एक माह के लिए या 1 साल के लिए टाइम को क्या करें, फिक्स कर दें। तो उस सेंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, ना कि प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम नाउ डेज, तो आई एम प्रिपेयरिंग मतलब अभी हम कर रहे हैं, ये नहीं ना डेली मेरा तो ये रूटीन नहीं होगा, कुछ समय 1 साल करेंगे, 1 साल या 1.5 साल करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ, एक लिमिट एक्शन हुआ, कुछ अवधि के लिए हुआ। तो कुछ अवधि के होने के कारण इसके साथ हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ करेंगे। इसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ नहीं करेंगे, जो ऊपर वाले वाक्य में जैसे थे, जैसे फादर वर्क कर रहे हैं बैंक में, तो ये तो रेगुलर कर रहे होंगे, ये तो कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 1 साल के ही लिए होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किए। तो आप समझ गए होंगे। साथ ही आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है जो पास्ट कंटिन्यूअस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस किसको होता है, क्या जो कार्य भूतकाल में हो रहा था
वह पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। जो कार्य क्या होता है भूतकाल में हो रहा था, मतलब बीते हुए समय में हुआ था, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे लिए बोले आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपके लिए क्या इंतजार, आई वॉज मतलब कर रहा था, अभी नहीं, मतलब पीछे कर रहा था, तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म जाएगा। इसके लिए इसका जो फार्मूला है, ये पॉजिटिव वाक्य को लिखने के लिए इसके साथ सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉस बेयर आएगा। वॉस बेयर आपके सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वॉस आएगा और प्लूरल है तो वेयर आएगा। फिर V1 प्लस ING यानी V4 आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये पॉजिटिव वाले सेंटेंस के वाक्य लिखने का तरीका हुआ। और जब निगेटिव रहेगा तो इसमें सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट तो ठीक वही रहेगा, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, फिर वास बेयर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसमें निगेटिव नॉट लग जाएगा और इसके बाद V4 लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ आपके निगेटिव वाले सब्जेक्ट, ये निगेटिव वाले सेंटेंस बनाने का तरीका। और वही आप यदि नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप सीधे लगाइएगा सब्जेक्ट प्लस वासेंट या बेरेंट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ आप सिंपल सेंटेंस लिखने का तरीका जो आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में है। यही आपको क्वेश्चन टैग बनाना रहेगा तो आप वास वेयर हेल्पिंग वर्ब से शुरू कीजिएगा, फिर सब्जेक्ट लिखिएगा प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आपको क्वेश्चन वाले वाक्य बनाना है तो वास वेयर उसकी हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो साथिया हेल्पिंग वर्ब है उसको हम यूज करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, यदि निगेटिव वाला वर्ब है तो हम नॉट लगाएंगे, फिर प्लस V1 लगाएंगे प्लस ING लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और यदि आपको निगेटिव वाले वर्ड में नॉट नहीं लगाना है तो आप सीधे हेल्पिंग वर्ब को ही निगेटिव बना दीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब को निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस वाले में, तो उसको आप वासेंट कर सकते हैं, वेरिएंट कर सकते हैं। और फिर क्या करेंगे साथियों, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V4 लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये वाला जो है स्ट्रक्चर, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लिखने के लिए ये स्ट्रक्चर है कि पॉजिटिव वाले वाक्य को हम किस तरह बोलें और नेगेटिव वाले वाक्य को किस तरह बोलें, और उसका क्वेश्चन उसके हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। तो अब हम देखते हैं साथी वास वेयर का प्रयोग। तो वास वेयर का प्रयोग कहाँ करेंगे ये देखते हैं। वॉस का कहाँ प्रयोग है, ही सी इट। ही सी इट क्या है तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, सिंगुलर फॉर्म में है। नेम हुआ सिंगुलर, आई के साथ हम क्या करते हैं वॉस का प्रयोग करते हैं। आई क्या है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हुआ, सिंगुलर हुआ। और बेयर का प्रयोग क्या करते हैं प्लूरल फॉर्म में, जैसे यू हुआ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू हुआ प्लूरल फॉर्म में, बी भी प्लूरल हुआ फर्स्ट पर्सन का, दे थर्ड पर्सन का प्लूरल हुआ। ये सारे के साथ हम क्या करते हैं वेयर का प्रयोग करते हैं। तो काल्पनिक वाक्य में भी सब्जेक्ट के साथ बहुत सा वाक्य ऐसे आप देख सकते हैं जिसमें क्या काल्पनिक है तो उसमें भी आप वेयर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोले इफ़ आई एम बर्ड आई विल फ्राई, इफ़ आई वेयर बर्ड, मतलब कि यहाँ पर क्या काल्पनिक वाले बर्ड वाला में काल्पनिक वाले सेंटेंस का में हम क्या करते हैं वेयर का प्रयोग करते हैं। तो चाहे वेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो। तो जैसे देखिए आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे आई विश आई वेयर ए बर्ड, आई विश आई वेयर ए बर्ड, तो यहाँ इच्छा करा कि हुआ क्या आई विश आई वेयर ए बर्ड, तो यहाँ वेयर का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ हेल्पिंग यहाँ मेन वर्ब वेयर हो गया। जैसे यहाँ पर ऊपर में देखें थे हम लोग कि वेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं प्लूरल वाले वाक्य में, लेकिन यहाँ आई के साथ वेयर का प्रयोग क्योंकि यहाँ काल्पनिक वाला वर्ड है इसलिए हम वेयर का प्रयोग किए। जैसे ही प्रिटेंड एज इफ़ ही वेयर स्लीपिंग, तो वेयर का प्रयोग हम काल्पनिक वाले वर्ड में भी करते हैं। अगला जो देखते हैं दोस्त फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पीछे क्या देखें, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य देखें, उसमें क्या था सब्जेक्ट प्लस वॉस वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट था। आप उसको निगेटिव वाले वाक्य में नोट लगा कर बनाते थे और क्वेश्चन टैग में क्या करते थे आप पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते थे, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर V4 लगाते थे और फिर ऑब्जेक्ट लगाते थे। तो अब हम आगे देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कहता है कि जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, कोई कार्य वो क्या हो जो भविष्य में हो रहा होगा उसको लिए क्या करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जो कार्य जैसे बोलें वी साल वी टेकिंग द एग्ज़ाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, जैसे हम बोलें कि अगले साल मैं एग्ज़ाम दूंगा तो इसी समय मैं अगले साल एग्ज़ाम दूंगा, यानी
ये फ्यूचर का वाक्य है आने वाले समय के लिए, तो उसको क्या लिखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो वी शाल बी टेकिंग द एग्ज़ाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। तो इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस को लिखने के लिए, पॉजिटिव सेंस के वाक्यों को लिखने के लिए, इसके साथ हम लगाते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद शैल विल का प्रयोग करते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर भी फॉर कंटिन्यूअस वाले वाक्य में आईएनजी फॉर्म लिखा आता है, यानी V1 के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ पॉजिटिव वाले वाक्य लिखने के लिए, कौन सा, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले सब सेंटेंस में। और निगेटिव लिखना है तो सब्जेक्ट लगाएंगे, शैल विल लगाएंगे, निगेटिव वाले वाक्य में नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाते हैं प्लस V4 यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यदि आप नॉट नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब को ही यदि सब्जेक्ट के साथ सेंट कर सकते हैं या वॉन्ट कर सकते हैं साथियों, या तो आप बी कर सकते हैं साथी प्लस V4 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कहने का सेंस है कि आप यदि सीधे हेल्पिंग वर्ब को भी निगेटिव सेंस में चेंज कर सकते हैं यदि आप नॉट नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए क्वेश्चन किस तरह बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले वर्ब को, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब विल शाल उससे स्टार्ट करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बी प्लस V4 यानी V1 प्लस आईएनजी लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसी तरह निगेटिव वाले वाक्य में विल शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लग जाएगा, निगेटिव वाले वाक्य है तो नॉट लग जाएगा, फिर V प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यदि आप सीधे हेल्पिंग वर्ब को ही निगेटिव बनाना चाहते हैं तो वही भी कर सकते हैं, उसको वांट कर दीजिए या सेंड कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट लगाएगा, फिर बी रखेंगे, फिर V1 के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये सारे फ्यूचर कंटिन्यूअस वाले वाक्य को लिखने का तरीका हुआ। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको हर हाल में याद रखिएगा। सेंटेंस आप लिखने के लिए आप इस तरह का प्रयोग कीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि कुछ वर्ब का प्रयोग हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते क्योंकि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका प्रयोग समानता आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। ये सारे नोट्स दिया हुआ, जैसे देखिए वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, जैसे वर्ड्स ऑफ कुछ वर्ब है जिसको हम लोग क्या करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में इसको प्रयोग नहीं करते हैं, जिनका प्रयोग क्या करते हैं समानता आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। जैसे में देखिए वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, ये याद रखिएगा कि कौन कौन सा वर्ब है जिसको हम लोग V4 यानी कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे वर्ड को, जैसे वर्ड्स ऑफ परसेप्शन में कौन कौन आएगा, सी आएगा, टेस्ट आएगा, स्मेल आएगा, हियर सुनना, प्रीफर करना, किसी चीज़ को प्रीफर कर रहे हैं, जैसे आई प्रीफर टी रेदर देन, प्रीफर टी देन, प्रीफर के साथ देन लग जाएगा, प्रीफर टू लगा भी और देन में लगता है, तो टू कॉफ़ी मतलब कि प्रीफर करना, मतलब किसी को ज़्यादा अहमियत देना, मतलब कि कोई दो क्वांटिटी के बीच में आप किसी चीज़ को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, कर सकते हैं। प्लीज़ होना, फिर क्या होना, नोटिस होना, रिकग्नाइज होना, ये सारे वर्ड्स ऑफ परसेप्शन, इसका ये आईएनजी फॉर्म नहीं बनता। ये सारे याद रखिएगा, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज़, नोटिस, रिकॉग्नाइज। ये साथ ही बहुत ही ये सारे डायरेक्ट रहेगा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो वर्ड्स ऑफ परसेप्शन में क्या हुआ, एक बार रिपीट कर रहे हैं आप लोग के लिए, सी हुआ, टेस्ट हुआ, स्मेल हुआ, हियर हुआ, प्रीफर हुआ, प्लीज़ हुआ, नोटिस हुआ और रिकग्नाइज हुआ। ये सारे वर्ड्स ऑफ परसेप्शन है। अगला जो है वर्ड ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, इसमें आएगा थिंक आएगा, नो आएगा, मीन आएगा और माइंड आएगा, रिमेंबर आएगा, सपोज आएगा। ये सारे वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस में है। इसके साथ भी V4 यानी कंटिन्यूअस टेंस में इसको प्रयोग नहीं करते हैं। अगला है वर्ब ऑफ शोइंग पोसेशन, जैसे जो पोसेशन दिखाने का मतलब कि अपना पोसेशन, अपनापन दिखाना है, जैसे ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोसेस, कंटेन, कंसीड्स। ये सारे वर्ब शोइंग पोसेशन दिखा रहा है। अगला जो क्या है वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, जो फीलिंग जो महसूस कराता है या स्टेट ऑफ माइंड को बताता है, जैसे बोले बिलीव, लाइक, डिसलाइक, लव, अडोर, वांट, विश, डिसायर हुआ, हेट हुआ, एग्री हुआ,
थ्रस्ट हुआ, इमेजिन हुआ, ये सारे एक्सप्रेसिंग क्या दिखा रहा है, तो फीलिंग ऑफ अ स्टेट ऑफ माइंड, जो आपके दिमाग के एक्सप्रेशन को दिखाता है। बिलीव करना, लाइक करना, डिसलाइक करना, लव, अडोर, वांट, विश, डिसायर, ये सारे इसके साथ कंटिन्यूस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला जो वर्ब इन जनरल, जैसे लुक लिखें, सीम लिखें, अपीयर लिखें, अफेक्ट, रिसेंबल, कोस्ट लिखें, रिक्वायर लिखें, बिकम लिखें, होप लिखें, रिफ्यूज़ लिखें, ये सारे वर्ब इन जनरल ये सारे के साथ प्रयोग नहीं करते हैं। ये इसको आप याद रखिएगा। तो जैसे देखिए पहला क्या है, ही इज़ ओइंग ए कार, तो यहाँ ओइंग नहीं होगा क्योंकि अभी हम बताएं यहाँ पर क्या पोसेसन वाले वर्ड के साथ हम V4 का प्रयोग नहीं करते हैं, तो सीधे लिखेंगे ही ऑन्स ए कार। ओइंग ना यूज़ करके कंटिन्यूस का इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी, तो बिलोंगिंग का भी प्रयोग नहीं करते हैं, तो बिलोंगिंग को भी V4 यानी कंटिन्यूस वाले वर्ड में नहीं लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, सीधे हो जाएगा। अगला ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये अगला लिखते हैं आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, तो आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, तो यहाँ पर यहाँ इसके साथ नहीं मीनिंग के साथ नहीं लगेगा, यहाँ डायरेक्ट लिखाएगा आई डोंट मीन एनीथिंग रॉन्ग, तो इसके साथ भी कंटिन्यूस प्रयोग का नहीं करते हैं। अगला आई एम सीइंग ए मैन स्टैंडिंग देयर, तो सीइंग भी कंटिन्यूस में प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ सीधे लिखाएगा आई सी ए मैन स्टैंडिंग देयर, तो समझ गए होंगे आप। चले आगे देखते हैं। नोट एक है, अगर हैव का अर्थ अधिकार होना है, यदि हैव कोई सेंटेंस है उसमें हैव का जो अर्थ है अधिकार होना को दर्शा रहा है, तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। यदि कोई सेंटेंस है उसमें क्या हैव है जो अधिकार को दिखा रहा है, मतलब अधिकार को दिखा रहा है, तो उस सेंटेंस में हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। हैव का अर्थ है अर्थ निकलता है खाना, एंजॉय करना, तो हैव में आईएनजी का प्रयोग हो सकता है। जब हैव का प्रयोग का अर्थ जो है उसका जो सेंटेंस में हम यदि हैव का जो सेंटेंस में जो अर्थ निकल रहा है खाना या एंजॉय करने के सेंस में है, तो हैव के साथ हम आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए आई एम हैविंग ए पीस ऑफ ब्रेक, तो आई एम हैविंग ए पीस ऑफ ब्रेक मतलब खाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, इसलिए एम हैव के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे लिखे आई एम हैविंग ए कार, हैविंग ए कार, तो यहाँ क्या हुआ अधिकार दिखाने के लिए मेरे पास है कार, तो यहाँ हैविंग नहीं होगा, यहाँ पर हैविंग के होकर आई हैव ए कार। तो जब अधिकार दिखाने का बात हो तो हैव के साथ हम याद रखिएगा आईएनजी के फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे में क्या हम थिंक, रिमेंबर, फील महसूस करना, लुक, अपीयर एक्सेट्रा, जिनका प्रयोग सामान्य वाक्यों में आईएनजी में नहीं होना चाहिए का प्रयोग अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं तब उनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में किया जा सकता। कहने का है कि पीछे हम देखें थे कि वर्ड्स ऑफ बहुत सारे वर्ब है, जैसे परसेप्शन वाले वर्ब और थिंकिंग वाले वर्ब में हम क्या कर सकते थे आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन जब थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर, जब ये सारे भावनाओं को दर्शाता है तो हम इसके साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिखे आई एम थिंकिंग यू आर राइट, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप राइट है, मतलब ये क्या है भावना को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर थिंकिंग का प्रयोग फॉर्म, ये जो थिंक है इसको थिंकिंग को नहीं प्रयोग करके थिंक सीधे लिखेंगे आई थिंक यू आर राइट, सीधे थिंक। जब यहाँ पर क्या था जिनका प्रयोग समान वाक्यों में आईएनजी में नहीं होना चाहिए का प्रयोग अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए होता तब हम क्या करते हैं आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे लिखे आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, यहाँ भावनाओं को दर्शा रहा। अगला इट वॉज appearing as if they were going to kill us, it was appearing as if they were going to kill us। इसको हम अगले दिन देखेंगे दोस्तों, यहीं तक आज रखते हैं, थोड़ा अगला दिन हम इसको फिर से देखेंगे रिव्यू। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लें।